साथियों नमस्कार। आज हम FATF द्वारा नवंबर 2023 में भारत के मानवाधिकार और लोकतंत्र की समीक्षा के बारे में बात करेंगे। नवंबर 2023 में भारत की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा पारस्परिक समीक्षा की जाएगी, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की जांच करेगी। FATF एक वैश्विक संगठन है जो अपने 39 सदस्यों के लिए अवैध वित्तीय प्रवाह पर अंकुश लगाने और आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले फंडिंग में कटौती करने के लिए सिफारिशें तैयार करता है और निगरानी करता है। भारत 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया था और बाद में FATF के 40 दिशा निर्देशों और 9 विशेष सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न कानून और नियम बनाए थे। हालांकि भारत द्वारा इन सुझावों का कार्यान्वयन मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति देश के सम्मान पर गंभीर सवाल उठाता है। FATF के नवीनतम समेकित मूल्यांकन स्कोर के अनुसार भारत का FATF दिशा निर्देश के अनुपालन का मिश्रित रिकॉर्ड है। भारत को 40 तकनीकी अनुपालन संकेतकों में से 15 पर अनुपालन रेटिंग, 21 पर काफी हद तक अनुपालन रेटिंग और 3 पर कुछ हद तक अनुपालन रेटिंग तथा 1 पर गैर अनुपालक रेटिंग प्राप्त हुई है। गैर अनुपालन रेटिंग संकेतक पारदर्शिता और लाभकारी स्वामित्व से जुड़ा है। कानूनी व्यवस्थाओं का तात्पर्य यह है कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए ट्रस्टों और अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के शोषण को रोकने के लिए उचित प्रयास नहीं किए हैं। भारत ने 11 प्रभावशीलता मैट्रिक्स में से 4 पर प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण स्तर, 5 पर मध्यम स्तर की प्रभावशीलता और 2 पर निम्न स्तर की प्रभावशीलता हासिल की है। कम प्रभावशीलता के संकेतक आतंकवाद के वित्त पोषण, अपराधों की जांच और अभियोजन के साथ साथ प्रसार वित्त पोषण के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के कार्यान्वयन से जुड़े हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण अभियानों का प्रभावी ढंग से पता लगाने, जांच करने और दंडित करने या सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार में शामिल संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है। सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाने वाले सिविल सोसाइटियों और पत्रकारों पर सख्ती करने के लिए FATF दिशा निर्देशों का उपयोग करने के लिए भारत भी आलोचना के चपेट में आ गया है। भारत सरकार ने कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, वकीलों, छात्रों को डराने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया है। साथ ही मीडिया पेशेवरों पर आतंकवाद, राजद्रोह, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के कमजोर और व्यापक आरोप लगाए गए हैं। इन कानूनों का दुरुपयोग आलोचनात्मक विचारों को चुप कराने, विरोध को प्रतिबंधित करने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संघ, सभा के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल ने दावा किया है कि भारत सरकार ने FATF दिशा निर्देशों का इस्तेमाल उन नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया है जो सरकार या उनकी नीतियों के आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और छात्रों तथा अन्य लोगों को परेशान करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है। ये कानून उनके विरुद्ध इस्तेमाल किए गए हैं जिन्होंने सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एजेंडे का विरोध करते हैं। भारत सरकार की कार्रवाइयां यह दर्शाती हैं कि वह अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और सिखों को भाजपा के पदाधिकारियों और समर्थकों के हमलों से बचाने में कैसे विफल रही हैं, जो उन्हें राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद समर्थकों के रूप में पहचानते हैं। सरकार ने भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून के खिलाफ मुसलमानों और नए कृषि प्रतिबंधों के खिलाफ किसानों की शांतिपूर्ण रैलियों का भी दमन किया है। उन पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ योजना बनाने और अलगाववादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप भी लगाया है।
कश्मीर, दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में जब भी विरोध प्रदर्शन हुए, वहां सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल फोन सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच को भी अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा सरकार ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइटों पर सूचना और विचार के प्रवाह की निगरानी और विनियमन के लिए ऑनलाइन निगरानी और सेंसरशिप का उपयोग किया है। सरकार ने इन प्लेटफॉर्मों पर उन सूचनाओं को हटाने या प्रतिबंधित करने के लिए भी दबाव डाला है जो सरकार या उनकी नीतियों के लिए आलोचनात्मक हैं। साथ ही ऐसी भी कोई चीज जो प्रदर्शनकारियों या अल्पसंख्यकों का समर्थन करती है, उसे भी हटाने का निर्देश दिया है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे और उनके खिलाफ घृणा अपराधों से निपटने में भाजपा सरकार के कुप्रबंध का असर नवंबर में होने वाले भारतीय समीक्षा पर पड़ सकती है। भारत सरकार को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को FATF सिफारिशों के अनुपालन में अंतराल और कमियों को दूर करने के लिए सार्थक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह गारंटी देनी चाहिए कि उसके कानून और नीतियां सिविल सोसाइटियों, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों को लक्षित नहीं करती हैं या अल्पसंख्यकों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हैं। भारत को अपने प्रदर्शन में सुधार और रचनात्मक टिप्पणियों और सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए FATF और उसके सदस्य देशों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए। भारत को न केवल अपनी FATF सदस्यता बनाए रखने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्वतंत्र प्रेस, सभा करने के अधिकार और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए और आलोचकों को चुप कराने के लिए उपरोक्त कानूनों का दुरुपयोग किए बिना FATF की सिफारिशों को अक्षरशः लागू करना चाहिए। FATF की यह सिफारिशें क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने और दक्षिण एशिया में आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। धन्यवाद।